हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, इसके पहले हमने 2023 का जो पेपर है वो क्वेश्चन नंबर 11 का जो फर्स्ट है बच्चों, यहाँ तक हमने रिवीजन कराया था। आप लोगों से गुजारिश है, यदि आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, इसमें पूछा गया था कि जो प्रश्न था कि मूल आवेश किसे कहते हैं, इसका मान कितना होता है बच्चों। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उसको हम मूल आवेश कहते हैं, जिसका मान होता है बच्चों 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है बच्चों। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं। तो और आप लोग ऐसे क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो। देखो, लगातार हिंदी की तैयारी करा रहे थे। अब सर बच्चों ने बोला कि सर फिजिक्स की वीडियो नहीं आ रही है। बिल्कुल आएगा, निश्चिंत रहें। हम जब तक है बच्चों कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो लाने के लिए। अगला जो प्रश्न था कि एक इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में उच्च विभव की ओर गति करता है या निम्न विभव की ओर। तो इसका राइट आंसर है बच्चों उच्च विभव की ओर। कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो उच्च विभव की ओर गति करेगा। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल का अनुभव करता है, इसलिए बच्चों ये उच्च विभव की ओर गमन करता है। जब भी इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में रहेगा वो उच्च विभव की ओर ही गति करेगा। ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बच्चों 2 नंबर का क्वेश्चन है। कभी कभी रिक्त स्थान में भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ठीक। अगला प्रश्न था विद्युत सेल किसे कहते हैं। विद्युत सेल क्या है बच्चों? तो ये जो ऐसे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा उसे हम विद्युत सेल कहते हैं। जैसे डेनियल सेल और लेक्लांसी सेल। ये डेनियल सेल बच्चों आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो, जिसे बोल्टी सेल भी विद्युत रासायनिक सेल के भी नाम से जानते हैं। तो वो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो कि ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं? विद्युत रासायनिक सेल, जिसे हम विद्युत सेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। विद्युत सेल पूछा था तो आप लोग परेशान मत होना। ठीक। चलिए बात करते हैं बच्चों ओम के नियम का। ये ओम का नियम काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। यदि किसी चालक तार के भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो रहा हो, भौतिक परिस्थिति मतलब ताप दाब पर भाई लंबाई आकार आयतन में परिवर्तन ना हो, तो उसके सिरों पर जो लगाया गया विभवांतर है धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी भी जो है बच्चों वो समानुपाती होगा आई के, और जब समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है बच्चों। ये हो गया ओम का नियम। इसी से R बराबर निकल कर आता है V/I। यानी चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को उसका प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका ओम का नियम है। यही संबंध है कि धारा के मान को आगे बढ़ाएं, ये विभव है बच्चों, तब इसके प्रतिरोध को ये रिप्रेजेंट करता है। तो ये आप लोग बना लेना थोड़ा सा डायग्राम। यदि किसी तार के भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, भौतिक अवस्था का मतलब होता है बच्चों समान ताप दाब पर उसके आकार आयतन परिवर्तन ना हो। जैसे मान लीजिए पेन है, इसकी लंबाई ना बढ़े, इसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, तब उनके सिरों के बीच जो विभवांतर लगाया जाता है उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये क्वेश्चन किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। आगे हमारा जो प्रश्न था ये आंकिक क्वेश्चन था। तो ये आपका पहला जो आंकिक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन, इसे आप लोग कर लेना। अथवा वाला थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है। तो देखिए जब भी आंकिक क्वेश्चन आएगा तो एक थोड़ा सा इजी रहेगा, एक थोड़ा सा कठिन रहेगा। चलिए यहाँ पर हम रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा था, क्वेश्चन नंबर 13 का, कि उभयोत्तर लेंस के 2 फलकों की त्रिज्या देके रखी थी। मतलब R1 दिया था बच्चों और R2 दिया था। अब देखो R1 आपका प्लस में है, लेकिन R2 की दिशा विपरीत हो जाएगी, इसलिए माइनस में लिया जाता है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा R1 का आपका मान है 10 और R2 का मान है ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि विपरीत दिशा हो जाएगी, इसलिए आपका -15 हो जाएगा। ठीक है, ये -15 हो जाएगा बच्चों। इसको काटकर -15 कर देते हैं। अरे क्लीन करो सर, फिर से कर दो। R1 का मान है प्लस का 10 और R2 का मान है माइनस का 15। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में है। फिर बोला है फोकस दूरी F बराबर है 12 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर बच्चों बोला है कि लेंस के कांच का अपवर्तनांक निकालना है, जबकि वायु का अपवर्तनांक 1 है। बोल के रखा है कि वायु का अपवर्तनांक मतलब μA कितना है 1। जैसे आपके किताब में म्यू भी रहता है, एन भी रहता है, जैसे यहाँ पे एन लगाया है, तो परेशान मत होना। तो हो जाएगा फार्मूला 1/F बराबर बच्चों μ-1। ऐसा करो आप 1/R1 माइनस 1/R2, ये फार्मूला लगेगा। ठीक है। यदि वैल्यू पुट कर दो बच्चों तो 1/12 हो जाएगा। ठीक है। म्यू का मान कितना है आपके पास? μ-1। इसका मान दिया है क्या? नहीं दिया है। चलो तो म्यू रहने दो, अब अपवर्तनांक तो ही निकालना है। -1 कर दो। यहाँ पे बच्चों 1/10 ये माइनस है
और माइनस 1/15, ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा। कैलकुलेशन करना आसान है। अब इसको कैलकुलेट करो सर, देखो 1/12 रहने दो, म्यू -1 रहने दो। इसको बच्चों यदि हम करें तो ये माइनस प्लस कर देगा, और प्लस कर देगा तो जानते हैं कितना आएगा 15, और 15 दूना 30, 30 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे 30 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ ऊपर आएगा 10 × 30 और 5 दूनी आपका आएगा 5/30, बटे में कर दो 5/30, यानी 5 × 1 = 5, 5 × 6 = 30, 6 × 1 = 6, 6 दूनी 12, यानी 1/2 बराबर म्यू -1। पक्षांतर होगा बच्चों तो प्लस हो जाएगा 3/2 बराबर म्यू, तो 3/2 मतलब 1.5, 1.5 मान भी आया था। देखो अब बर्तन कैलकुलेशन ही तो है यार, मेन कैलकुलेशन तो है, कैलकुलेशन नहीं बन रहा तो कुछ भी नहीं बनेगा, सिंपल है। चलिए इसके अथवा के क्वेश्चन को अपन अभी नहीं देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल सिंपल है, हल किया हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन को अपन बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर था बच्चों गास नियम द्वारा कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति करना। गास के नियम द्वारा कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति, देखो बड़ा सिंपल है। गास का नियम किसी केंद्र है, यहां पर एक अल्प पृष्ठ की कल्पना करते हैं, इसका क्षेत्र सदिश इधर ही है, इसका क्षेत्र सदिश, और यहां पर एक मान लीजिए क्यू आवेश रखा हुआ है, तब इसकी तीव्रता की भी दिशा बच्चों इधर ही है, तीव्रता। तब इनके दोनों के बीच कोण कितना बन रहा है बच्चों, कोण 0 डिग्री बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है, कोण 0 डिग्री। अब मैं आपसे कह दूं कि यहां पर फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई बराबर E × ds, ठीक है, E × ds। अभी मैं थोड़ा सा डीफाई करता हूं, अल्प पृष्ठ के लिए बात कर लेता हूं, अल्प पृष्ठ के लिए बात कर लेता हूं, संपूर्ण के लिए भी बात कर लूंगा। अल्प ds का मतलब होता है अल्प पृष्ठ, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा E ds cos 0 डिग्री, A डॉट B बराबर होता है AB cos थीटा, A डॉट B बराबर, किसी से नहीं बन रहा है तो भाई आप लोगों को फार्मूला पता होना चाहिए, AB cos थीटा, और थीटा का मान 0 डिग्री क्यों, क्योंकि ये दोनों एक ही दिशा पे हैं, एक ही दिशा पे हैं, तो कोण 0 डिग्री बनेगा। cos 0 का मान 1 होता है बच्चों, E ds आ गया, खत्म, ठीक है। ये किसके लिए है बच्चों, संपूर्ण पृष्ठ के लिए। अल्प पृष्ठ के लिए बात करेंगे, सॉरी ये अल्प पृष्ठ के लिए था, संपूर्ण पृष्ठ के लिए मैं फाई मतलब इसका समाकलन, यानी E × ये समाकलन हो जाएगा बच्चों संपूर्ण के लिए ds, और ds एक छोटा सा पृष्ठ है, पूरा पृष्ठ मतलब गोले का वक्र पृष्ठ, यानी 4πr²। ये आपका फाई E आ गया बच्चों, ये आ गया फाई E × 4πr²। इतना किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां तक किसी को प्रॉब्लम। किंतु गास का प्रमेय, चूंकि फाई E बराबर क्या होता है 1/ε0 का Q गुना, ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों, या ऐसा कह सकते हो Q का 1/ε0 गुना, ठीक है। ये हो गया। अब इन दोनों की तुलना कर दो, जब तुलना करोगे तो कितना आएगा बच्चों, तुलना कर दो इन दोनों की, जब तुलना करेंगे तो कितना हो जाएगा E × 4πr², भाई ये फाई दोनों समान है ना, बराबर Q/ε0। पक्षांतर कर दें बच्चों, तो पक्षांतर करेंगे तो E बराबर कितना होगा 1/4πε0, नीचे है ही है Q/r²। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अब मान लीजिए एक परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं, तब F बराबर कितना होगा Q × E, एक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। अब ये कैसे निकालेगा सर, देखो तीव्रता का फार्मूला होता है आवेश पर लगने वाला बल, आवेश पर लगने वाला बल, तो यहां से हम F का मान निकाल सकते हैं कि नहीं। अब बच्चों यहां पर E का मान रख दो, खत्म, इस E का वैल्यू यहां पे उठा के रख दो, यही कूलाम का नियम है। तो आ जाएगा आंसर, कितना आ जाएगा 1/4πε0, ठीक है। एक Q बच्चों कैपिटल Q हो जाएगा, एक स्मॉल Q/r²। जी हाँ, कूलाम का नियम है कि नहीं है, बताओ कूलाम का नियम है कि नहीं। खत्म, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय, है ना। चलो देखो भाई, आपको यहाँ पे थोड़ा सा, अरे बाबू चल यार, देखो भाई विद्युत फ्लक्स आपका निकल कर आया पहले, ये आपका पहले बच्चों यहाँ पे आपका फाई बराबर E ds cos थीटा, थीटा क्यों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र भी एक ही दिशा में, क्षेत्र सदिश भी, तो थीटा बराबर 0 डिग्री, तो cos 0 का मान 1 हो गया। अब बच्चों संपूर्ण के लिए S का मान है वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ 4πr², 4πr² कर दिया गास के नियम से, फाई बराबर Q/ε0, तो दोनों की तुलना कर दी हमने। जब दोनों की तुलना कर दी बच्चों, दोनों की तुलना कर दी तो कितना आएगा, देखो तुलना करने पर E बराबर अपना आ गया। हम तो आवेश कोई भी ले सकते हैं, हमने स्मॉल Q लिया था, कैपिटल Q, कोई बात नहीं है, तो ये हो गया। फिर F बराबर QE, ये मैंने बताया
कि ये होता है कि एक आवेश है विद्युत क्षेत्र पर, तो आवेश पर लगने वाला बल, तो F बराबर QE, चाहे आप कैपिटल क्यू लो चाहे स्मॉल क्यू, हमने एक बार स्मॉल क्यू ले लिया एक बार कैपिटल क्यू, वैल्यू तो उतना ही आया, खत्म। तो ये हो गया गाउस के नियम से कूलाम का नियम। भाई प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, सुपर फास्ट रिवीजन तो ही करेंगे, यहां पर हम थोड़ा समय कम देंगे आपको, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन था बच्चों, अगला प्रश्न था आपके लिए, किसी चालक की धारिता से क्या तात्पर्य है? चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। कोई दिक्कत बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। किसी चालक के धारिता से आप क्या समझते हैं? धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। देखो बच्चों, धारिता का मतलब होता है आवेश ग्रहण करने की क्षमता। धारिता का मतलब होता है आवेश ग्रहण करने की क्षमता, अर्थात यह भी हो सकता है कि मान लीजिए किसी चालक में कितना आवेश है बच्चों, है ना, या ऐसा आप लोग फार्मूला दे सकते हो कि किसी चालक पर दिया गया वह आवेश जो कि उसके विभव में इकाई का वृद्धि कर दे। देखो C बराबर होता है Q/V। यदि मान लीजिए विभव का मान इकाई हो तो कितना हो जाएगा बच्चों? तो हो जाएगा आपका सर C बराबर Q। इसका मतलब क्या है? किसी चालक की जो धारिता है आवेश के उस आंकिक मान के बराबर है जो कि विभव में इकाई वृद्धि कर दे, जो विभव में क्या कर दे? इकाई वृद्धि कर दे। सिंपल बच्चों, किसी चालक की धारिता उसके आवेश यदि उस चालक पर दिए गए उस आवेश के मान के बराबर है जो कि विभव में इकाई वृद्धि कर दे। इस फार्मूला से एक निष्कर्ष निकलता है कि जो C है वो समानुपाती 1/V के, यानी विभव का मान कम होगा तो धारिता बढ़ेगी, यदि विभव अधिक है तो धारिता कम हो जाएगी। प्रभावित करने वाले कारक में इसी का निष्कर्ष निकलेगा पूरा। समझो बच्चों, C समानुपाती होता 1/V के, यानी V का मान बढ़ा तो C का मान कम होगा और V का मान घटा तो C का मान बढ़ेगा, ठीक है। तो यहां पर प्रभावित करने वाले कारक में देखो कि चालक का आकार बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ जाएगी क्योंकि विभव घट जाता है, ठीक है। चालक का आकार बढ़ने से विभव कम होता है और धारिता बढ़ती है। यदि चालक के पास कोई अन्य चालक लाते हैं तो धारिता बढ़ जाती है क्योंकि विभव कम हो जाता है। ये प्रभावित करने वाले दो कारक मेंशन कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे चले बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, बाकी जो बच्चे नोट्स नहीं लिए तो नोट्स जरूर ले ले, मात्र 100 रुपए में बढ़िया नोट्स मिलता है, ऑल चैप्टर के ऑब्जेक्टिव भी मिल रहे हैं, ठीक बच्चों। चलिए आपका प्रश्न था कि विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर। विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर। देखो बच्चों, एक सेल बनाते हैं, एक छोटा सा सेल, ये आपका एक छोटा सा सेल है, ठीक है बच्चों। इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, ठीक है। इसके अंदर विद्युत अपघट भरा हुआ है, ठीक है, विद्युत अपघट। और बाहर से बाह्य परिपथ हमने बना दिया, ये लोड हमने दे दिया, ठीक है, ये हमने बाहर से परिपथ दे दिया। अब यहाँ पे बच्चों आवेश 2 प्रकार से होता है, एक तो केवल बाह्य परिपथ में गमन करता है और एक पूरे परिपथ में। एक केवल बाह्य परिपथ में गमन करेगा तब उसमें कार्य किया जाएगा, तब वो कार्य बच्चों विभवांतर होगा क्योंकि 2 सेलों के बीच का अंतर। लेकिन जब पूरा यहां से गमन किया और फिर घूम करके आयन से होकर के घूम करके फिर से वहीं पे आ गया, तब इस पे जो कार्य होगा वो आपका विद्युत वाहक बल होगा। सिंपल है, तरीके से समझो कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा जो कार्य होता है बच्चों, यानी यहां से पूरा घूम करके अपने मूल स्थिति तक आने में जो कार्य होता है वो उसका क्या कहलाएगा बच्चों? विद्युत वाहक बल कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल। और जब हम विभवांतर की बात करते हैं तो विभवांतर एकांक आवेश को केवल बाह्य परिपथ में, एकांक आवेश को केवल बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो उसका बच्चों क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाता है, ठीक है। यदि आप कहानी समझ गए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। विद्युत अपघट की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, जबकि ये विद्युत अपघट की मात्रा पर निर्भर करता है। सेल में प्रयुक्त प्लेटों के आकार उनके बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता है ना, आकार कैसा है, दूरी क्या है। लेकिन विभवांतर भाई 2 इलेक्ट्रोडों के बीच के विभव का अंतर है, इसलिए इलेक्ट्रोड प्लेटों के आकार उसके बीच की दूरी के अंतर पर निर्भर करता है। तो ये आपको 3 अंतर तैयार करना है बच्चों, ठीक है। चलिए मेन कहानी जो रहता है वो मैं समझा देता हूं, बाकी आप लोगों को नोट करना है, पढ़ना है तो भाई साहब प्रैक्टिस करें, नोट्स लें, प्रॉपर तैयारी करें। प्रतिरोध क्या कहलाता है? आप लोगों ने प्रतिरोध देखा होगा कि यदि लंबाई बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध बढ़ जाता है और क्षेत्रफल कम कर दी जाए, क्षेत्रफल कम कर दी जाए तो भी प्रतिरोध बढ़ता है, क्योंकि जो प्रतिरोध होता है वो चालक तार के लंबाई के समानुपाती क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। और जब बच्चों इसको हम समानुपाती हटाते तो एक रो नियतांक लग जाता है, इसी को हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है बच्चों। और आर का जो मात्रक है, जिसका मात्रक ओम होता है, लेकिन बच्चों इसका मात्रक निकालने के लिए रो बराबर हो जाएगा RA/L, पक्षांतर करेंगे तो
और r का होगा ओम, r का होगा ओम, ठीक है बच्चों। और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, या मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर, लंबाई का मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो ओम मीटर हो गया। मतलब प्रतिरोध का जो मात्रक है ओम है बच्चों। यहां पर आप देखो, नोट डाउन कर लेना, प्रतिरोध का जो मात्रक है ओम है और इसका मात्रक जो है ओम मीटर है बच्चों। एक सूत्र अंतर हो गया। ओम के नियम से आपने पढ़ा था कि V बराबर सर क्या होता है, आई आर, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V बटा आई। ये आपका बच्चों R का मान आ गया और यहां से आपने रो का मान निकाल लिया, RA/L, तो एक आपका फार्मूला हो गया, ठीक है बच्चों। और प्रतिरोध हो गया, चालक तार की लंबाई पर, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, लेकिन प्रतिरोधकता पदार्थ पर निर्भर करता है। ये कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध का ही नाम है प्रतिरोधकता। किस पर निर्भर करता है, तो केवल पदार्थ पर निर्भर करता है बच्चों। किस पर निर्भर करता है, तो केवल पदार्थ पर निर्भर करता है। नोट डाउन कर लेना। आप लोग कहोगे सर है ना कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, भाई ये पुराना पूछा गया ही क्वेश्चन रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है। बाकी लगातार आप लोगों के लिए मेहनत हम कर रहे हैं, बस छोटा सा प्यार सपोर्ट आपका भी बना रहे। अगला जो प्रश्न था बच्चों, सामर्थ्य 100 वाट एवं 400 वाट के दो बल्बों के प्रतिरोधों की तुलना कीजिए। सामर्थ्य मतलब पावर देके रखा है कि पावर कितना दिया था, P1 बराबर दिया था बच्चों, P1 बराबर 100 वाट, कितना 100 वाट, ठीक है। और P2 बराबर कितना दिया था बच्चों, 400 वाट। इनकी क्षमता है, पावर है, तो प्रतिरोधों की तुलना करनी है। अच्छा, शक्ति बराबर फार्मूला आपको याद रहना चाहिए कि पावर बराबर कितना होता है, V²/R, क्योंकि R से संबंध दर्शाना तो ये आपको फार्मूला लेना पड़ेगा। तो P1 बराबर कितना हो जाएगा, V²/R1, और P2 बराबर कितना हो जाएगा, V²/R2, ठीक है। समीकरण 1 और 2 का भाग दे दिया जाए, समीकरण 1 और 2 का भाग दे दिया जाए तो P1/P2 बराबर कितना होगा बच्चों, V²/R1 और V²/R2, ठीक है बच्चों। यहां पे आपका V² से V² कट जाएगा, R2 ऊपर चला जाएगा और R1 नीचे आ जाएगा, क्योंकि हर का हर नीचे आता है, अंश का हर ऊपर चला जाता है। मतलब आपका एक संबंध निकल कर आया, P1/P2 बराबर R1/R2/R1, यही तो संबंध निकल कर आया। अब भैया यहां पे हमको निकालना है R1/R2, तो जब उल्टा करेंगे तो R1/R2 निकालना है ना बच्चों, तो ये हो जाएगा P2/P1, और P2 का मान कितना है 400, P1 का मान कितना है 100, कटेगा बच्चों तो कितना आएगा 4:1, कितना आ जाएगा 4:1, ठीक है बच्चों। ये मैं आपको संबंध बता दिया, बढ़िया संबंध बताया। देखो बच्चों, बल का जो सामर्थ्य है, पावर का फार्मूला होना चाहिए, तब इसमें वोल्टता समान स्थिति पे है ना। तो भाई P1/P2 का जो आएगा R2/R1, ये संबंध आएगा। या डायरेक्ट इस फार्मूले को आप रख सकते थे, या बढ़िया इस तरीके से आप बनाकर कर सकते थे, तो आप किसी भी स्टेप से कर सकते थे, आपका आंसर वही आएगा। समझाना हमारा काम है, मेहनत करना बच्चों आपका काम है। यदि आप मेहनत करेंगे तो बेहतर रूप से आपके नंबर आएंगे, मेहनत नहीं करेंगे फिर आपकी इच्छा कितना है, आप कैसे कर रहे हो। ये देखो भाई क्या बोला है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भाई क्या बोल के रखा है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चालक तार की लंबाई को मूल लंबाई की आधी कर दी जाए। चलो ठीक है सर, चालक तार की लंबाई को मूल लंबाई की आधी कर दी जाए, ठीक। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दो गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितना होगा। अभी आपने फार्मूला पढ़ा बच्चों कि प्रतिरोध का फार्मूला, चूंकि प्रतिरोध बराबर क्या होता है बच्चों, रो है ना L/A होता है, ठीक है। ये तो आप लोगों ने पढ़ा है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब पहले स्थिति में बोला है कि R1 में पहले मान के चलते हैं लंबाई L है और क्षेत्रफल A है। दूसरे स्थिति में बोल के रखा है कि लंबाई आधी कर दी जाए, लंबाई आधी कर दी जाए और क्षेत्रफल दुगनी कर दी जाए, क्षेत्रफल दुगनी कर दी जाए। तब कितना होगा बच्चों, R2 बराबर 2 नीचे आएगा, तो रो L/A इंटू 2 दूना 4, 1/4 हो गया। ये किसके बराबर है प्यारे बच्चों, ये किसके बराबर है, इसको ध्यान देना। ये किसके बराबर है सर, ये R1 के बराबर है। तो R2 बराबर R1 गुणे 1/4, ठीक है। किसी कोई प्रॉब्लम, तो यदि मैं इसको पक्षांतर कर दूं R1 को
तो R2 बटा R1 बराबर 1/4 या कि R1 बटा R2 बराबर 4/1। जी हाँ बच्चों, यही आपका आंसर है। ठीक है, जो मैंने आपको समझा दिया। देखिए ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन थे और देखने में तो बहुत कठिन लगेंगे यार, ऐसे क्वेश्चन देखने में बहुत कठिन होते हैं। R2 का मान आ गया है ना, यहां से R2 का मान आ गया, मैं पहले ही बता चुका हूं। चले प्यारो प्यारो नैना, निज अर्धचालक और अर्धचालक में अंतर। चलो बच्चों, निज अर्धचालक का मतलब ये होता है स्वयं के कारण चालकता। निज अर्धचालक का मतलब होता है बच्चों स्वयं के कारण चालकता। कोई हमारे पास चालक है, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करते हैं, इसमें ही इलेक्ट्रॉन की अनियमितता या अनियमित व्यवस्था हो जाता है, जिसके कारण उसमें चालन होने लगता है विद्युत का, तब बच्चों हम कहते हैं इसमें नैज अर्धचालक है। लेकिन जब सिलिकॉन या जर्मेनियम में ये जो चतुसंयोजी आपके पास परमाणु है, इसमें त्रिसंयोजी या पंच संयोजी मिला दिया जाए, या तो आप एंटीमनी मिला दो या तो आर्सेनिक मिला दो, तो आपके दो प्रकार के अर्धचालक बनते हैं बच्चों, जिसे हम बाह्य अर्धचालक के नाम से जानते हैं। मतलब जब किसी हम पदार्थ की बात करते हैं, उसमें स्वयं में इलेक्ट्रॉन की अनियमितता के कारण जो चालकता होती है, ठीक है, अनियमित व्यवस्था के कारण। देखो भाई, इलेक्ट्रॉन यदि गति करेगा, है ना, यदि इलेक्ट्रॉन गति करेगा तभी धारा बहेगी, और यदि इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर रहा है तो भी धारा नहीं बहेगी। तो जब स्वयं के कारण, है ना, अपने आप के कारण इसमें थोड़ी बहुत धारा प्रवाहित होने लगती है, उसे हम बच्चों क्या बोलते हैं, निज अर्धचालक। ठीक है, तो निज अर्धचालक शुद्ध अर्धचालक होता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार से कोई अशुद्धियां नहीं रहती। लेकिन जब सिलिकॉन या जर्मेनियम में आर्सेनिक या एंटीमनी मिला देते हैं बच्चों, तो इसमें, है ना, अशुद्धि मिलने के कारण ये बाह्य अर्धचालक के नाम से कहलाता है। अर्धचालक में डोपिंग की क्रिया द्वारा तत्व मिलाए जाते हैं, इसलिए इसे अशुद्ध अर्धचालक होते हैं। पता है ना कि उसमें दूसरे तत्व डोपिंग की क्रिया कहलाती है। जब चतुसंयोजी में या तो त्रिसंयोजी या तो पंच संयोजी परमाणु मिलाए जाते हैं, तब बच्चों अर्धचालक बनता है। इसके भी जो क्रिया होती है उसे डोपिंग की क्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, डोपिंग की क्रिया। इसमें चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजकता बैंड के होलों की संख्या के बराबर होता है, क्योंकि यदि मान लीजिए यहाँ पे एक कुर्सी लगी थी, ठीक है, कुर्सी में एक व्यक्ति बैठा था और ये इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ गया, तो इसमें होल हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की दिखता हुई, तो दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि भाई साहब वो स्वयं के कारण और अपने आप में ही इलेक्ट्रॉन है, कहीं बाहर नहीं गया है। लेकिन इसमें एन टाइप और पी टाइप बनता है। जब चतुसंयोजी में त्रिसंयोजी मिलता है तो अपना पी टाइप बनता है, और चतुसंयोजी में पंच संयोजी आकर मिलता है तब आपका एन टाइप बनता है। इसकी चालकता कम होती है बच्चों, क्योंकि स्वयं के कारण है, और इसकी चालकता अधिक होती है। एग्जाम्पल आपका यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, नोट्स के साथ 3 साल का प्रीवियस ईयर पेपर भी दे रहा हूं। जो बच्चे नोट्स नहीं लिए मात्र 100 रुपए चार्ज है। पर्सनल नंबर है 96 85 29 91 49 9685299149। ओके, ठीक है बच्चों। पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं? जब पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को आपस में मिलाया जाता है, तो पी प्रकार के जो अर्धचालक में होल होता है, और बच्चों एन प्रकार के अर्धचालक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आपस में संयोग करते हैं और बीच में एक अपक्षय पर्द का निर्माण करते हैं, जहां पे प्राचीर विभव भी होता है, और इस पूरे युक्ति को पीएन संधि डायोड कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पीएन संधि डायोड। ठीक है, याद रखिएगा कि जब पी प्रकार के अर्धचालक एन प्रकार के अर्धचालक से वितरण से अपवाह क्रिया द्वारा पीएन संधि का निर्माण होता है, इसमें एक अपक्षय पर्द का निर्माण होता है संधि पर, जिस पर निश्चल आयन भी पाए जाते हैं, जिससे प्राचीर, उसके बीच में जो विभव होता है प्राचीर विभव भी होता है। जैसे बच्चों यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं, यहाँ पे ये होल है, केवल होल। ठीक है, होल का मतलब पी प्रकार का अर्धचालक। ठीक है बच्चों, पी प्रकार का अर्धचालक। ठीक है, सिर्फ पी प्रकार का अर्धचालक है। ठीक, इधर हमारे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, थोड़ा आपको समझा देता हूं, दिक्कत ना होगी बच्चों। इधर आपके पास इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रॉन है। थोड़ा सा बैक करने में आएगा नहीं, और चलो इलेक्ट्रॉन ही है। ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है। अब बीच में जब इनका संयोग होगा, ठीक है, संयोग होगा, तो संयोग होगा तो बीच में एक परत बनेगा बच्चों। क्यों? क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा, और जो होल है बच्चों, जो होल है ये इधर चलेगा, और बीच में एक परत बनाएगा, जिसे बोलेंगे हम अपक्षय परत। क्या बोलेंगे बच्चों? अपक्षय परत।
तो जब ये पी प्रकार था और एक आपका एन प्रकार, जब पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को मिलाया जाता है तो अपवाह प्रक्रिया, मतलब जो होल है इलेक्ट्रॉन से संयुक्त होते हैं और इलेक्ट्रॉन होल से संयुक्त होते हैं, फलस्वरूप एक संधि बनती है जिसे पीएन संधि कहते हैं, और इसके बीच जो परत बनता है उसे अक्षय परत कहा जाता है। और बच्चों यदि हम बात करें इसके बीच जो विभव है उसे हम प्राचीर विभव के नाम से, और जो आयन रहेंगे वो निश्चल आयन कहलाएंगे। आगे ऐसा क्वेश्चन पूछा था, पीएन संधि डायोड के पूर्ण तरंगदिष्टकारी रूप, पूर्ण तरंगदिष्टकारी रूप। अब देखो बच्चों यहां पर मैं इस पर एक सेपरेट अलग से वीडियो दूंगा, अर्ध तरंगदिष्टकारी रूप और पूर्ण तरंगदिष्टकारी रूप का, क्योंकि इसे लोग समझने के लिए बहुत समय लगा देते हैं, इसे इतना आसान समझ में नहीं आता। सबसे पहले आप नोट ये करो, चलो थोड़ा सा समय बचा अभी, कि अग्र अभिनत क्या कहलाता बच्चों। अग्र अभिनत, अग्र अभिनत का मतलब होता है, अग्र अभिनत का मतलब होता है बच्चों धारा प्रवाह। क्या बच्चों? धारा प्रवाह। और धारा प्रवाह कब होगा? जब वो धनात्मक विभव पर होगा। किसमें होगा बच्चों? धनात्मक विभव पर होगा, धनात्मक विभव पर होगा, ध्यान रखिएगा। अब बच्चों पश्च अभिनत, पश्च अभिनत का मतलब है जिसमें धारा प्रवाह बहुत अल्प मात्रा में हो, धारा प्रवाह ना हो, ठीक है, यानी धारा का प्रवाह ना हो, धारा प्रवाह ना हो बच्चों, ठीक है। ये कब होगा? ऋणात्मक विभव पर होगा। क्या होगा बच्चों? ऋणात्मक विभव पर होगा। देखिएगा ये आपका बच्चों प्रत्यवर्ती धारा स्रोत है, बीच में ट्रांसफार्मर लगा रहता है और इस ट्रांसफार्मर के बाद द्वितीय कुंडली लगी हुई है, ठीक है। अब द्वितीय कुंडली, इसको मैं अपने तरीके से आपको समझाऊं तो और बेस्ट रहेगा। सही है सर, मैंने कहा कि ये प्रत्यवर्ती धारा स्रोत है, बीच में आपका ट्रांसफार्मर है, ठीक है बच्चों, ये आपका द्वितीय कुंडली है। अब द्वितीय कुंडली में दो डायोड इस तरीके से जोड़ा गया है, दो डायोड इस तरीके से कि आपका ये D1 है, ठीक है बच्चों, ये D1 है, ठीक है, D1, ठीक है, और बच्चों इधर आपका D2 है। क्या बच्चों? D2 है, ठीक है, और इसके बीच में लोड जोड़ दिया गया, ठीक है, लोड, ठीक। अब देखो बच्चों आप सब जानते हैं, ध्यान रखिएगा कि जो प्रत्यवर्ती धारा है वो सुरंग और गर्त के रूप में चलती है। तो पहला जो है धनात्मक रहेगा। क्या रहेगा बच्चों? धनात्मक। तो देखिएगा जब प्रत्यवर्ती धारा स्रोत यहां से दी जाती है, ट्रांसफार्मर से प्रेरित धारा होती है, तो प्रेरित धारा भी बच्चों आप सबको पता है कि सुरंग गर्त के रूप में चलती है। तो जब धनात्मक अर्धचक्र में होता, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि जब यहां से ऐसा चला प्रथम अर्धचक्र में, ये बच्चों धनात्मक विभव पर है। किस पर है? धनात्मक विभव पर। तो ये अग्र बायस के रूप में होता है। जब अग्र बायस होता है इसमें धारा बहती है, और धारा बही तो लोड में से हमें कुछ न कुछ करंट मिल जाता है। द्वितीय अर्धचक्र में आता है बच्चों तो ये ऋणात्मक हो जाता है, ये धनात्मक हो जाता है, क्योंकि प्रथम अर्धचक्र में जब ये धनात्मक था तो ये वाला भाग ऋणात्मक था। एक तो धनात्मक होगा, एक ऋणात्मक होगा। तो अब इस बार इसमें धारा नहीं बहेगी, इस बार इसमें से धारा बहेगी, क्योंकि इस बार ये अग्र बायस में रहेगा, अग्र अभिनत में रहेगा, ठीक है बच्चों। तो द्वितीय अर्धचक्र में इससे धारा बहेगी। इस कारण से प्रथम अर्धचक्र में जो निर्गत आपका है ना धारा होगा, तो ये बहेगा, फिर से बहेगा, फिर से बहेगा, मतलब कोई गैपिंग नहीं होगी, निरंतर धारा। इसलिए बोलते हैं पूर्ण तरंगदिष्टकारी रूप। पूर्ण तरंगदिष्टकारी रूप, कहीं पे आपको खाली नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये आपका पहले ए वाला अग्र अभिनत में रहता है, बी पश्च अभिनत में रहता है, द्वितीय अर्धचक्र में बी अग्र अभिनत में, तो ए आए पश्च अभिनत में। इस कारण से जो अग्र अभिनत रहता है उसमें से धारा बहती है। तो बच्चों ये लगातार अल्टरनेट करंट चलती रहती है, ठीक है। तो ये चीज था पूर्ण तरंगदिष्टकारी रूप। पूरा हिंदी वर्णन है, बिल्कुल निश्चिंत रहें। यहां पर देख सकते हैं आप लोग कि जब प्रत्यवर्ती धारा के प्रथम चक्र में एक उच्च विभव पर होता है, ठीक है बच्चों, तब डायोड D1 अग्र अभिनष्ट पे होता है, यही कारण है धारा प्रवाहित होता है। RL यानी लोड है, ये RL क्या है बच्चों? लोड है, इसमें से निर्गत धारा प्राप्त होती है। लेकिन जब इसी प्रकार ए की बोल्टता ऋणात्मक हो जाती है, ए की बोल्टता क्या हो जाती है बच्चों? ऋणात्मक हो जाती है। इस स्थिति में बी पर बोल्टता धनात्मक हो जाएगा, और जब बी धनात्मक होगा तो D2 अग्र अभिनत में हो जाएगा, अष्ट अभिनत मतलब अग्र अभिनत में होगा, जिसके फलस्वरूप उसमें धारा बहने लग जाएगी। इस प्रकार से निवेशी एसी ऋणात्मक अर्धचक्र में भी धारा बहती है और लोड में से हमें धारा मिल जाता है। स्पष्टतः दिष्ट बोल्टता या धारा प्राप्त करने के लिए यह अर्ध तरंगदिष्टकारी से अधिक दक्ष परिपथ है। इस प्रकार प्राप्त दिष्टकारी बोल्टता अर्ध जैवक्रिय आकृति की होती है, एक दिशिक होती है, इसका मान स्थायी नहीं होता है। तो ये हो गया बच्चों आपका, ठीक है।